नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विशेषतः उन छात्रों के पाठ्यक्रम में आने वाले सिलेबस के अनुसार जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, जो भी मटेरियल है वो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है हमारी। और आपका पेपर आपको पता ही है कि 31 अगस्त 2021 को होना है और सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि वह टलते टलते डेट एक निश्चित होकर के 31 तारीख को अब होना है और हमें और समय मिल गया, इसलिए कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला हमने जोड़ करके आपके बीच में उपस्थित कर दी है। और आपको बता दूं कि आप लोग अध्ययन जरूर करते रहें, लगातार जो भी क्लासेस हम दे रहे हैं उन क्लासेस को देखते ज़रूर रहें। भले ही आप 2 से 3 बार देखें, आप डायरेक्ट अध्ययन ना कर पाएँ तो केवल मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। यदि आप 2 से 3 बार किसी क्लास को सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगी वही क्लासेस। चलिए अब समय न गवाते हुए आज के पहले नंबर के प्रश्न पर प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज जो हम पहले कर चुके हैं उसके आगे ही बढ़ेंगे और आप लोगों को उस श्रृंखला से ही जोड़ते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके के, उम्दा तरीके के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यह ना सोचें कि सर यह ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज हो रही है, पार्ट ज़्यादा हो रहे हैं। यह इसलिए किया जा रहा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जब हमें मौका है तो हम अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए पहले नंबर का आज का प्रश्न जो है आपके 52 नंबर से 152 नंबर से प्रारंभ होना है। तो लीजिए आज के पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करता हूं मैं। ये दिया गया है 52 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई थी। 153वां नंबर हमारा आज प्रारंभ होना है। तो लीजिए आपका 153वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। क्या कहता है? कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं तो भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। आपको बताना है कठिन काव्य के प्रेत के तौर पर किस कवि का नाम आता है, किन महानुभूति का नाम आता है, आपको बताना है। 153 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको बता दें कि केशव को कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। यह आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा करके रखना है और पूर्व में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह पुनः पूछा जा रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरजा कुमार माथुर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 154वें नंबर में छायावादी युग के कवि कौन हैं आपको बताना है। इसका भी आपको बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी पार्ट सही है कि छायावादी युग के कवि के तौर पर कहे जाएं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। तो यह याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न है शोक गीत है। शोक गीत इनमें से कौन सा शोक गीत है? राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 155वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 155वें नंबर का आपको जवाब देना है तो आपको बता दें सरोज स्मृति को शोक गीत कहते हैं। यह याद रखने योग्य प्रश्न है, वेरी मोस्ट में लगा लें, क्योंकि शोक गीत जो है सरोज स्मृति को कहते हैं, राम शक्ति पूजा को नहीं, न मौन निमंत्रण, न अंधेरे में। यह आपको सरोज स्मृति ध्यान रखना है, शोक गीत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया गया 156वें नंबर का, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई? तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रिय प्रवास। हम सुपरफास्ट तरीके से चल रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करें जिससे कि कम समय में हमारी श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीत का, प्रिय प्रवास। 156वें नंबर का आपको जवाब देना है तो इसका जो उत्तर सही है वह है प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न अपना आता है 157 नंबर का, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 157 नंबर का आपको जवाब देना जिसका उत्तर सही है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार के तौर पर जिनका नाम आता है वह रामधारी सिंह दिनकर हैं, याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न आता है 158 नंबर का। क्या कहता है? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। कुल कांडों की संख्या कितनी है रामचरितमानस में? 8, 7, 9, 6। आपको बताना 158 नंबर का प्रश्न है। तो आप लोग यदि भारतवर्ष में रहते हैं तो आप लोगों को रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के
सभी कांडों को जरूर जानते होंगे, नाम तक जानते होंगे, संख्या क्या चीज़ है। तो ये आपको बता दें, भारत एक ऐसी संस्कृति है कि जिस संस्कृति में सभी घुल मिल कर रहते हैं और विविधताओं का देश है। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि हम लोगों के हिंदू परंपराओं को कई लोग मानते हैं और कई लोग उसमें विवादित हैं, लेकिन फिर भी रामचरितमानस को भली भांति हर इंसान भारतवर्ष का जानता है। विश्व स्तर पे तो जानते ही हैं, भारतवर्ष में तो बच्चा बच्चा जानता है। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या जो है वह 7 अर्थात 7 है। इसका उत्तर आपका बी पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते, इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न है 159वां नंबर, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि के तौर पर किसका नाम आता है? तो महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, या डॉक्टर जगदीश गुप्त, या लोचन प्रसाद पांडे। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 159वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। 159 का आपको बता दूं, जिसका उत्तर सही है डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, यह आपका उत्तर सही है, सी पार्ट। अगले प्रश्न में दिया गया है रीति काल में रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि या रचनाकार हैं। रीति काल में रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी भूषण घनानंद देव। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 160वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, तो 160वें नंबर का आपको बता दें, इसका उत्तर सही है। रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार बिहारी हैं, ये पार्ट सही है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। 160 नंबर पर वेरी मोस्ट लगा लें, 160 नंबर का। अगला प्रश्न आपका आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। 161वें नंबर का प्रश्न दिया गया। 161वें में आपको बता दें, महादेवी वर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आधुनिक युग की मीरा की पदवी मिली है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन में आप लगा लें, मोस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और तत्काल प्रभाव से जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये ना सोचें कि श्रृंखला हमारी बढ़ रही हैं, श्रृंखला के साथ साथ आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है और यह जो मटेरियल है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला मटेरियल है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी आपकी तैयारी हो जाएगी। यदि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, चाहे वह एसआई के, यूपीएसआई के छात्र हों, चाहे टीचर भर्ती हो किसी भी प्रदेश की, या फिर आपको बता दें सीटेट ही क्यों ना हो, यह सभी क्वेश्चन केवल और केवल हिंदी के यदि क्वेश्चन देखे जाएँ तो पूरी हिंदी पढ़ाने की पूरी कोशिश हमारी चल रही है, क्योंकि आपको बता दें पूरी हिंदी आपको मटेरियल में मिल रही है। सभी पार्टों में आपका पूरा हिंदी का सिलेबस तैयार हो रहा है। प्रतियोगी छात्र विशेषता एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि हमारे क्वेश्चनों की संख्या बहुत हो रही है, लेकिन केवल और केवल वो आपके लिए सहयोगी होगी। 162वां प्रश्न कहता है चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। 162वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसका उत्तर जो सही है मुक्तिबोध का नाम आता है चांद का मुँह टेढ़ा रचयिता के तौर पर। अगला प्रश्न 163वां नंबर, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं, कौन है? सुमित्र नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 163वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। तत्काल प्रभाव से जवाब दें, तो जिसका जो उत्तर सही है बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता के तौर पर नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। याद रखने योग्य बात है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस और रामचंद्र का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 164वें नंबर का आपको जवाब देना है। 164वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 164वां नंबर, जिसका उत्तर सही है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ए पार्ट सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल का अन्य नाम के तौर पर कहा जाए तो स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, उद्भव काल या संक्रांति काल। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, यह आपको याद रखना होगा। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। 165 नंबर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपको बताना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर सही है। आपको बता दूं 165वें का बी पार्ट श्रृंगार रस, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल यानी कि रीति काल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, यानी बी पार्ट आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दें।
अमीर खुसरो कवि हैं? आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। अमीर खुसरो कवि हैं तो किस समय के कवि हैं? 166वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 166 में रीतिकाल के अमीर खुसरो साहब जो कवि हैं वह रीतिकाल के कवि हैं, या याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न कहता है, इसलिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जिससे कि आप लोग सुन सकें, यदि नहीं सुन पाए हैं जल्दबाजी में तो याद भी रखें। उद्धव शतक के रचनाकार के तौर पर नाम किस शख्सियत का आता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का, हरिऔध का, मैथिली शरण गुप्त का, या भवानी प्रसाद मिश्र का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से 167वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं जिसका उत्तर सही है जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के रचनाकार के तौर पर ए पार्ट आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। 167 का ए पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला है 168वां नंबर, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इनमें से कौन कवि हैं? जायसी, रैदास, नानक और तुलसी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 168वें नंबर की प्रश्न की श्रृंखला है। 168वें में आपको बता दें सूफी काव्यधारा के कवि जायसी को माना जाता है। यह आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो 169वां नंबर प्रश्न है दिया गया है जिसकी किस काल की रचना है आपको बताना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 169वें नंबर का आपको जवाब देना, तो यह इसका जो उत्तर सही है परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। मैं 3 से 5 सेकंड दे देता हूं, दोबारा तक पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, तब आपसे आंसर लेता हूं। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चाहे गलत करें या सही करें। यदि आप यहां पर गलती करेंगे तो एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी, यदि यहां गलती करने से चूके तो एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक गलती होगी। इसलिए यहां पर जवाब जरूर दें। कविता बली के रचयिता हैं? कविता बली के रचयिता हैं कुम्भनदास, नाभादास, बानादास या तुलसीदास। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 170वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो जिसका उत्तर सही है तुलसीदास। कविता बली के रचयिता हैं कौन है? तुलसीदास हैं। आपका तुलसीदास उत्तर सही। 171वां नंबर जो है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं। आधुनिक काल से संबंधित है द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावाद युग से, भारतेंदु युग से। 171वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जो आधुनिक काल से संबंधित हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आपका ए पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता है? इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। चारों ऑप्शन बताना, चारों में से कौन सा सही है। 172वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 172वें नंबर का आपको जवाब देना है जिसका उत्तर सही है सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता के तौर पर कहा जाए तो उसमें सौंदर्य मिलेगा और प्रेम से भरी हुई रचनाएं मिलेंगी आपको। यह आपका छायावाद काल की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं आशा करता हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देंगे, मुझे भी यही कामना है, क्योंकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वह आपकी दिखेगी। देख लेना, जब किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, तब आपको यह सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं जब अब आपके आएंगे तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तभी आप मुझे याद करेंगे कि सर जी ने सही कहा था। आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं। आवारा मसीहा देखिए, प्रतियोगी छात्रों के तो कई प्रश्न पत्रों में यह आवारा मसीहा आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ। आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त और नागार्जुन। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? 173वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 173वें का उत्तर जो सही है वह है ए पार्ट सही है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार के तौर पर आपको बता दें तो उसमें विष्णु प्रभाकर का नाम आता है। उत्तर ए पार्ट सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है इनमें से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? चिंतामणि, चंद्रकांता, पंच परमेश्वर, अशोक के फूल। चारों ऑप्शन दिए हैं। 174वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 174वें का जवाब देना है आपको, तो अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना के तौर पर कहे जाए तो अशोक के फूल डी पार्ट इसका उत्तर सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। 175वां नंबर कहता है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 175वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो 175वें का है अमृत राय यानी डी पार्ट। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय यानी कि डी पार्ट आपका सही है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है क्या हरिऔध का पूरा नाम क्या है?
हरिऔध का पूरा नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चारों ऑप्शन दिए हैं। 176वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध यानी सी पार्ट सही है, हरिऔध का पूरा नाम। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है, कौन सा जन्म काल है? 1907, 1906, 1902, 1905। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म का जो काल है या सन है वह आपको बताना। 177वें नंबर का जवाब देना है, तो इसमें है 1907। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। और आपको बता दें 178वां नंबर प्रश्न कहता है कामायनी की रचना विधा क्या है? कामायनी की रचना विधा क्या है? खंडकाव्य, नाटिका, उपन्यास और महाकाव्य। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 178वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो महाकाव्य कामायनी की रचना विधा क्या है? तो महाकाव्य है, डी पार्ट आपका सही। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहे। 179वें नंबर कहता है भारतेंदु युग की कलावधि है, भारतेंदु युग की कलावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक, और 1919 से 1922 तक, 1900 से 1922 तक, या 1938 से 1950 तक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 179वें नंबर के प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है आपको बता दें, इसका उत्तर सही 1868 से 1900 ईस्वी तक। 179 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। तो आपको इसी तरीके से जवाब देते रहना है, क्योंकि जवाब जो है समय के साथ यदि देते रहें तभी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में चलिए आपको 2 लाइनों से ज़रूर जोड़ता हूं, क्योंकि 2 लाइनें ज़रूर जोड़ना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार श्रम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से दिमाग सुदृढ़ होता है। इसलिए डरे नहीं, यदि आपको कठिनाइयाँ आएंगी तो आपका दिमाग भी सुदृढ़ होगा। जिस तरीके से यदि आप श्रम करते हैं यानी मेहनत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं देख लेना शारीरिक लाभ होता है। इसी तरीके से यदि कभी कठिनाइयाँ आती हैं आपके जीवन में, कई पड़ाव आते हैं कि जहाँ पर आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि चुनौती है जीवन एक, इसे स्वीकार करो कहा गया है, तो तभी आप लोगों का दिमाग सुदृढ़ होगा, परिपक्व होगा। इसलिए जवाब हर प्रश्न का आपको ही ढूंढना है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा परीक्षा हॉल में मदद करने, आपको ही ढूंढना है। चाहे परीक्षा हॉल हो, चाहे जिंदगी का परीक्षा हॉल हो, दोनों परीक्षा हॉलों में आपको ही लड़ाई लड़ना है। केवल मार्गदर्शक के रूप में आप किसी को भी चुन सकते हैं। कक्षा आपके शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक गुरु जो होता है वह आपको केवल मार्गदर्शित कर सकता है। जैसे मैं आपको मार्गदर्शित कर सकता हूं, आपकी कलम लेकर के आपकी OMR नहीं भर सकता हूं, लेकिन आप लोग अपने जीवन का स्वयं इतिहास लिख सकते हैं। मेहनत करते रहिए, आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। बहुत मुझे विश्वास है, मेरे छोटे भाई बहन हैं आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने लक्ष्य को लगातार प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मेहनत जो है रंग लाएगी, क्योंकि मेहनत जो करता है वह दिखता भी है। 180वां नंबर प्रश्न कहता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है? संस्कृत प्रधान है, उर्दू प्रधान है, अंग्रेजी प्रधान है, फारसी प्रधान है। 180वां नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो 180 का जो उत्तर सही है वह है उर्दू प्रधान। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली जो है उर्दू प्रधान है, यानी बी पार्ट हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? 181 नंबर का द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के कौन लेखक? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 181वां नंबर प्रश्न है, आपको जिसका जवाब देना है। तो 181 का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग के लेखक के तौर पर कहे जाएं तो द्विवेदी युग के लेखक के तौर पर नाम आता है, जिनका आता है वह शख्स है श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम आता है। 181वां नंबर का लीजिए 182वां नंबर, क्योंकि हमारी श्रृंखला जो है 195 प्रश्नों की श्रृंखला है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञे। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है तत्काल प्रभाव से जवाब दें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर बना हुआ निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञे।
182 नंबर के प्रश्न का जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है सरदार पूर्ण सिंह। बी पार्ट इसका सही है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब जरूर देते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फिर से एक बार अभी तक आग्रह नहीं किया था मैंने, जिन लोगों को हमारी मेहनत या क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और जो पुराने लोग हैं सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी। बार बार मैं कहता हूं लाइक के लिए, लेकिन आज मैंने एक बार ही कहा है। आशा करता हूं कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे क्लास को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी छात्र और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का अध्ययनरत छात्र उन तक हमारी क्लासेस को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वह ही इसका लाभ ले सकते हैं। उनके लिए यह बहुत उपयोगी है और हम उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। आपको बताना कि भारतेंदु के पश्चात युग का जो द्विवेदी युग नाम पड़ा वह किस शख्सियत के कारण पड़ा? 183वां नंबर प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण अगले युग का जो नाम द्विवेदी युग पड़ा वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण पड़ा। यह डी पार्ट सही है। आपने कई रचनाएं की, इसी कारण से इसका आपका भूमिका अच्छी रही, इसलिए द्विवेदी युग उसका नाम पड़ा। शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की क्या कालावधि? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक, या 1868 से 1900 ईस्वी तक, या 1900 से 1922 ईस्वी तक। 184वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो 184 का 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की कालावधि है, तो आपका ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न दिया गया शुक्ल युग के गद्यकार हैं। इनमें से शुक्ल युग के गद्यकार कौन हैं? राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, या गुलाब राय मिश्र बंधु। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही? 185वें नंबर का आपको जवाब देना। शुक्ल युग के गद्यकार में नाम आता है तो नाम आता है गुलाब राय जी का। गुलाब राय जी का याद रखें, यह इनका बी पार्ट सही है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। शुक्ल युग के गद्यकार के तौर पर कहा जाता है तो गुलाब राय जी का नाम आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया 186वां नंबर, किस युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। 186 नंबर का आपको जवाब देना है। 186वें नंबर में आपको बता दें तो शुक्लोत्तर युग में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है रचनाओं में। यह आपका डी पार्ट सही है। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं। गद्य विधाएं कौन सी हैं? नाटक एवं कहानी, उपन्यास व जीवनी, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, और आपको बता दें संस्मरण एवं रेखा चित्र। 187वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है तो इसका उत्तर सही है रिपोर्टाज व भेंट वार्ता, यानी सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न आपको दे रहा हूँ 188वें नंबर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, पथ के साथी। यह क्वेश्चन देखिए दोबारा रिवाइज हो रहे हैं कुछ, तो क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय जी की बच्चन की रचना है, याद रखना है। इसी तरीके से उनकी मधुशाला भी एक रचना है। 188वें नंबर प्रश्न का आपको याद रखना है, ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं। आंचलिक लेखक कौन है? नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 189वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक के तौर पर नागार्जुन साहब का नाम आता है, इसका ए पार्ट सही है। 190 नंबर का प्रश्न कहता है यशपाल किस युग के लेखक हैं? यशपाल किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के, भारतेंदु युग के। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 190वां नंबर प्रश्न कहता है आपको जवाब देना है, जिसका उत्तर सही है छायावादोत्तर युग के। यशपाल किस युग के लेखक हैं? तो यशपाल छायावादोत्तर युग के लेखक के तौर पर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं। स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक कौन है? प्रेमचंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, गुलाब राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 191वां नंबर कहता है तो आपको बताना वासुदेव शरण अग्रवाल जो है स्वतंत्रता के बाद के गद्य के लेखक के तौर पर जाने माने लेखक हैं, और यह याद रखना होगा आपको। अज्ञे का जन्म स्थान देवबंद है, बलिया है, वाराणसी है, करतारपुर है या जालंधर, करतारपुर जालंधर। आपको बताना अज्ञे का जो जन्म स्थान है वह क्या है? 192वें नंबर प्रश्न का आपको बता दें तो करतारपुर जालंधर उनका जो है जन्म स्थान है अज्ञे जी का। याद रखने योग्य बात है। 192वां सच्चिदानंद वात्स्यायन
आगे जी को याद रखें। 193वां नंबर प्रश्न कहता है शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्लोत्तर युग के नाम से, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 193वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। 193 का जो उत्तर सही है वह है डी पार्ट, प्रसाद युग के नाम से। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। 193 का आपका डी पार्ट सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है 194वां नंबर। चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। 194वें नंबर आपको जवाब देना है। 194 का उत्तर जो सही है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यह आपका उत्तर सही है। और चलिए अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। हिंदी साहित्य या हिंदी सामान्य हिंदी से इसी तरीके से प्रश्न आते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न कहलाएंगे ये। लेकिन आपको बता दें हिंदी जितने भी पाठ्यक्रम हो, चाहे प्रतियोगी छात्र हों, चाहे वह BA MA के छात्र हों, कहीं किसी विश्वविद्यालय के छात्र हों, उनके लिए यह उपयोगी है। यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए यह अति आवश्यक है, चाहे वह नेट की ही परीक्षा क्यों ना हो, क्योंकि मैंने जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह ज़्यादा से ज़्यादा कराने की पूरी ठान ली है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। इतना सहयोग आप कर सकते हैं हमारे लिए और आप लोगों से इसी तरीके से आशा करता हूं कि आप अपने अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें और आपका लक्ष्य जो है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको आप सकारात्मक दृष्टि से प्राप्त करें। आपको धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से आप लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं, तो हमारे भी चैनल का इसी तरीके से सहयोग करें कि आप पर डे के पर डे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हैं हमारे इस क्लास को, इन क्लासेस को। आपको बता दूं, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप ट्विटर पर हो या आप किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप पर हो, तो आप स्टेटस लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने 5 से 10 दोस्तों को पर डे का शेयर करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।